बच्चों में एडिक्शंस हैं, सोशल मीडिया की एडिक्शन है और मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वाई यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर फ्यूचर। अगर आपने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया तो यू कैन बी एश्योर्ड कि हाँ मेरे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं और योर वीकेस्ट सब्जेक्ट इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक। अनटिल अनलेस आपकी फिजिक्स अच्छी है आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएंगे। अगर आप बच्चे को डरा रहे हैं किसी चीज़ के लिए बच्चा वो काम करना नहीं छोड़ता, बस आपके सामने नहीं करता। 4 साल 5 साल में क्या होता है, बच्चा बर्नआउट हो जाता है, वो ना फिर रटने लग जाता है चीज़ों को, उसको समझ नहीं आती होती। उनके लिए क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। एट द एंड ऑफ द डे दे शुड मेक प्रॉफिट। और आज की डेट में सारे बड़े इंस्टीट्यूट आर रन बाय कॉर्पोरेट्स और उनको कोई मतलब नहीं है। आज हमारे साथ हैं फिजिक्स के मास्टर मेंटो, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स हिसार सिटी को दिए हैं और थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स। ही हैज़ कम विद 23 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं जब से देख रहा हूँ, अगर मैं किसी भी बच्चे से बात करता हूँ तो ही कम्स फ्रॉम हिज इंस्टीट्यूट। नहीं, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट हिम फर्स्ट। ही हैज स्टार्टेड अनदर प्रोग्राम नेम सुपर मेंटर। सुपर मेंटर हेल्प्स पीपल टू अचीव गोल, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स 11th-12th के स्टूडेंट्स लॉस्ट हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नहीं पहुंच पाते जेई तक या नीट तक। देन सुपर मेंटर हेल्प्स एक सिर्फ फिजिक्स के टीचर्स नहीं, विजनरी पर्सन who wants every child to achieve the goal in less time. He wants the children should become the retirement plan for the parents. क्योंकि आज का बच्चा सोचता है कि पेरेंट्स रिटायरमेंट प्लान है हमारा और वो बिल्कुल भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी की। अभिषेक मिश्रा फिजिक्स क्लासेस। सो आई वेलकम अभिषेक जी है। Thank you for coming on a very short notice, and today we'll be sharing lot of insights with you कि कैसे फिजिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए, कैसे आप नीट को अचीव कर सकते हैं फिजिक्स को लेकर और कैसे जेई को अचीव कर सकते हैं। So thank you once again. Thank you, sir, for inviting me today. And I think giving a platform to talk about today's problem और उसके solution के बारे में बात करना, I think it's a great initiative from your side. Thank you so much, sir. So we'll start first with how did you plan to become physics teacher? Okay. So basically क्या था सर कि as a kid मुझे ना रीजनिंग में मज़ा आता था कि क्यों क्या हो रहा है। तो जब क्लास 6-7 में, क्योंकि मैं ICSE बोर्ड से था, तो क्लास 6 में हमारा फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। मैं पढ़ता लिखता था नहीं, बट मुझे फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट लगा जिसमें मज़ा आ रहा था कि इट वॉज रीज़न कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिजिक्स वॉज ऑलवेज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिर 2002 के आसपास मैंने पार्ट टाइम ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। आई हैड टू सपोर्ट माई फैमिली, फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर दिया था IIT PMT के लिए। 2006 तक आई डिड दैट। देन 2006 में मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट लॉन्च किया था और लकीली मैंने हिसार से ही स्टार्ट किया। हिसार में स्टार्ट करने से पहले मैंने कभी हिसार का नाम भी नहीं सुना था। बट जब आपकी डेस्टिनी कहीं होती है, एंड आई केम टू दिस लवली प्लेस एंड आई एम इंडेप्टेड, जो मैं बना, जो मैं था या जो मैं हूँ आज की डेट में, ऑल टू दिस लवली प्लेस एंड द लवली पीपल ऑफ दिस प्लेस। आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो। ये भी एक जेनरसिटी है कि हम अपने जिस जगह, हमारे कर्म की जगह जिसको कहते हैं, आप उसके लिए थैंकफुल हैं। यू आर इंडेप्टेड टू दैट। दैट्स लवली। तो यू स्टार्टेड टीचिंग इन 2002। अब तक कितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यू हैव प्रोड्यूस्ड? एग्जैक्टली नंबर तो मेरे माइंड में नहीं है, बट इज डेफिनेटली इन थाउजेंड्स। एंड मैं प्राउडली आपको कह सकता हूँ कि जो हरियाणा का फर्स्ट टॉप 100 रैंक थी, चाहे वो IIT की है चाहे मेडिकल की थी, वो सारे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे। टॉप ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक के जो बच्चे हैं वो हमारे पढ़ाए स्टूडेंट्स थे। तो कई बार हमारे मतलब स्टेट टॉपर भी आए हैं, सिटी टॉपर्स तो बहुत ही बार रहे हैं, इवन स्टेट टॉपर्स ऑल्सो। तो बच्चे यहाँ के ऑलरेडी अच्छे हैं, अगर उनको आप सही तरीके से गाइड करते हो, पेरेंट्स अवेयर हैं, तो अगर आप सही तरीके से गाइड करते हो तो रिजल्ट्स आर देयर। तो रिजल्ट्स हैव बीन ऑलवेज बीन गुड ओवर हियर एंड दैट्स व्हाई इतने साल होने के बाद भी पीपल फाइंड अस रेलेवेंट। वरना आज की डेट में सब कुछ बहुत जल्दी बदल जाता है। बिल्कुल, बहुत मतलब पहले जो चीज़ एक कंपनी 20 साल चलती थी, आज उस कंपनी की एवरेज लाइफ 3 साल आगे, जस्ट बिकॉज की फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। एग्जैक्टली सर। तो फिजिक्स का नीट में कितना रोल है? देखिए, नीट में होता क्या है कि 360 मार्क्स का तो चलिए बायो का पेपर आता है, बट लेट मी टेल यू, आप इंडिया के किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, वो बायो बोलेंगे। आस्क देम व्हाट इज़ योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, वो फिजिक्स बोलेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं,
3 टायर आपके ब्रांड न्यू हैं और चौथा टायर आपका बहुत पुराना है, आधी हवा है उसमें और फट भी गया है थोड़ा सा, डू यू थिंक योर कार इज गोइंग टू गो फास्ट? नहीं। तो एग्जाम में भी वही होता है, योर वीकेस्ट सब्जेक्ट इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक। अनटिल अनलेस आपकी फिजिक्स अच्छी है आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएंगे। जब हमारा ड्रॉपर बैच बनता है तो ड्रॉपर बैच में हमारे पास 90% से ज़्यादा बच्चा मेडिकल एस्पिरेंट होते हैं, और मेडिकल एस्पिरेंट में भी आप उनसे पूछो कि आपके बायो में कितने मार्क्स हैं, 300, 350, 360 तक के बच्चे मेरे पास आए हुए हैं। केमिस्ट्री में भी उनको ठीक अच्छा लगता है। फिजिक्स क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी है, थिंकिंग भी है, रीजनिंग भी है, तो उनका थोड़ा सा कम फेवरेट होता है। बट विदाउट फिजिक्स यू कैन नॉट सक्सीड, यू कैन नॉट सक्सीड। अभी तक मेरे मेडिकल में जो टॉप 10 के स्टूडेंट्स हैं जिसकी ऑल इंडिया रैंक 7 थी, 31 थी, 16 थी, ऐसे बच्चे भी हमने पढ़ाए हैं। और इन बच्चों को फिजिक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एवरीबडी वाज 175 एंड अबव। तो अगर आपने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो यू कैन बी एश्योर्ड कि हाँ मेरे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। और अब जैसे कट ऑफ्स भी बहुत हाई जा रहे हैं, एंड स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कट ऑफ इज स्काई हाई, तो आपको फिजिक्स में तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। एंड फिजिक्स विल गेट यू अ गुड रैंक, योर ड्रीम कॉलेज। अगर आपको बहुत अच्छे एम्स में जाना है, मौलाना आज़ाद में जाना है, तो फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए। कितना मार्क्स का फिजिक्स आता है? 180 की केमिस्ट्री है, 180 फिजिक्स है, कहीं 360 केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक सेम रेशियो है उसमें। सेम रेशियो। बट मेडिकल स्टूडेंट के लिए फिजिक्स हार्ड होता है। हार्ड होता, उनको एक्चुअली हार्ड होता नहीं है। मैं रीज़न बताऊँ, होता क्या है कि बायो उनका कंफर्ट सब्जेक्ट है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ओवरऑल इंडिया में ना बच्चों को, खास करके मेडिकल वाले बच्चों को ना, ये सिखाया गया है, बताया गया है कि तुम्हारी फिजिक्स तो आसान आएगी। उनको ना फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ये सब करा दे रहे हैं, तो उनको ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देते। अचानक से पेपर आ जाता है थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आज आपको कहता हूँ कि आपको क्लास 6 के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलनी है, तो आप तो उसी मेंटालिटी के साथ जाओगे। वहाँ मैं उतार दूँ आपके इंडिया टीम के प्लेयर्स के साथ, तो यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। डर तो लगेगा ना आपको। मैं आपको पहले ही कह के भेज रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड 11 के साथ आपको खेलने के लिए दे रहा हूँ। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर कमिंग देयर एंड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट फॉर द 2 years। उस दिन आपको डर नहीं लगेगा। इट्स ऑल स्टेट ऑफ माइंड। तो फिजिक्स का नीट में क्या रोल है? क्योंकि नीट के बच्चे कहते हैं फिजिक्स तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन। जो टफेस्ट सब्जेक्ट है वही आपकी अच्छी रैंक डिसाइड करता है। अगर आपको मनचाहा कॉलेज चाहिए, एम्स में जाना है, मौलाना आज़ाद में जाना है, फिजिक्स में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। फिजिक्स में क्योंकि बायोलॉजी ज़्यादातर बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गोइंग टू स्कोर गुड इन दैट। नाउ फिजिक्स इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और एक बार अगर फिजिक्स में आपने अच्छा कर लिया, टॉप रैंक इज योर्स। और वो अच्छा करने का सीक्रेट क्या है? वो कितने % अच्छा करना है? क्योंकि नीट में तो फिजिक्स आता भी, ऐसा कहा जाता है, जेई से इजी है। करेक्ट। होता क्या है कि अगर आपको फिजिक्स अच्छे करनी है ना, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिकल वाले बच्चों को एक गलत चीज़ बताई जाती है कि आपकी फिजिक्स बहुत आसान आएगी, तो आप फॉर्मूला बेस्ड पढ़ लो। जबकि होता क्या है, पेपर एप्लीकेशन बेस्ड आता है। आपको कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूला रटना नहीं है। आप फॉर्मूला रटेंगे, आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, 5वें में आप अटक जाएंगे। वर्क ऑन द बेसिक्स। आप समझिए, जिस तरह से आप बायोलॉजी में समझते हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसी तरह से फिजिक्स में भी आपको समझना पड़ेगा कि पुली चला तो क्यों चला। द डे यू स्टार्ट रीजनिंग विद फिजिक्स, फिजिक्स इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो एक बार आपको वो समझ आ गया तो फिजिक्स इज योर सब्जेक्ट। मतलब नीट के बच्चे को भी फिजिक्स जेई की तरह तो तैयार करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर उसने उस नीट की तरह किया तो स्कोर कम आएगा। एग्जैक्टली। नीट के बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए फिजिक्स की प्रिपरेशन? देखिए, मैक्सिमम बच्चे जो फिजिक्स में खराब परफॉर्म करते हैं, मेडिकल वाले बच्चे, होता क्या है कि बायोलॉजी उनका कंफर्ट सब्जेक्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम उसको देते हैं और वो कम टाइम देते हैं फिजिक्स को। पर मेरा मानना है कि जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका वीक है, आप उसे टाइम भी कम दे रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। हर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट टॉप 10 में रहे हैं, जो टॉप 100 में रहे हैं ऑल इंडिया में, मैं आपको बताऊं, ऑन द एवरेज वो फिजिक्स एक दिन में 2.5 से 3 घंटे पढ़ते थे। अगर आप 2.5 से 3 घंटे फिजिक्स को नहीं दे रहे हैं तो आपका काम ही पूरा नहीं होगा। एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट सक्सीड। इतना तो पक्की बात है। हाँ, अगर बायोलॉजी में वो 360 आउट ऑफ 360 ले आते हैं, और अगर वो केमिस्ट्री में 180 में से 150 ले आते हैं, तब भी स्कोर तो नहीं आया। नहीं तो आया। फिजिक्स में 180 में से उनको कहीं 160 170 तक तो पहुंचना ही होगा। एग्जैक्टली। अगर आपको, और अभी कट ऑफ्स जिस तरह से हाई गए हैं, अननेचुरली हाई, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि फिजिक्स, अब पहले क्या होता था, बच्चा सोचता था ठीक है बायोलॉजी में ले आए, केमिस्ट्री में ले, कट ऑफ तो क्लियर हो ही गया। नाउ यू कांट इवन क्लियर द कट ऑफ। आपको अब तीनों सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बिना फिजिक्स के कट ऑफ क्लियर होगा। एग्जैक्टली। और जेई में क्या रहता है? जेई में देखिए, क्योंकि इंजीनियरिंग इज एक्सटेंशन ऑफ फिजिक्स। इंजीनियरिंग क्या है? फिजिक्स का ही एक्सटेंशन है, अप्लाइड ब्रांच है।
तो फिजिक्स हैज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर जेई एंड आईआईटी. बिना अच्छे फिजिक्स के थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटी इज इम्पॉसिबल. यू कैन नेवर गो. हाँ, इतना पक्का है कि अगर फिजिक्स आपकी अच्छी हो गई, योर रैंक विल इम्प्रूव. इसके न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि बच्चे ने फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया एंड देयर रैंक जंप्ड फ्रॉम लाइक, आप समझ लो कि अगर रैंक 10,000 आ रही थी ना, तो फिजिक्स अच्छी हो गई तो रैंक वेंट टू 700 600. इतना तक डिफरेंस था, इतना डिफरेंस. और केमिस्ट्री और ये रेशियो क्या रहता है? जेई मेन में तो सारे सब्जेक्ट्स बराबर आते हैं. मेडिकल में इट्स मोर लाइक कि आपका 50% फिजिक्स केमिस्ट्री है, 50% बायोलॉजी है. जेई मेंस में बराबर सब बराबर है. और एडवांस का पैटर्न? एडवांस में भी वही है. ऑल थ्री सब्जेक्ट्स कैरी इक्वल वेटेज, बट देयर इज अ सीक्रेट. जो टफेस्ट पेपर आएगा उसमें आपके लाए गए मार्क्स ज़्यादा वैल्यूबल हैं एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स. और एडवांस में खास करके ये होता है. कौन सा टफेस्ट एग्जाम, मतलब ज़्यादातर टफ क्या आता है एग्जाम में? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री? अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो अगर हम 20 साल की बात करें तो 20 साल में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि केमिस्ट्री हैज़ बीन द टफेस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर इट्स फिजिक्स और इट्स मैथमेटिक्स. हाँ, दैट डिपेंड्स ऑल्सो कि कौन सी आईआईटी पेपर सेट कर रही है. तो जनरली क्या होता है, या तो फिजिक्स होता है या तो मैथ्स होता है. उसमें भी अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि फिजिक्स 1-2 बार एक्स्ट्रा ही हुई होगी जो टफ आई होगी. बट देन दे आर सेलेक्टिंग द एलीट. वो टॉप के 0.01% बच्चे उनको चाहिए. तो उनको तो ऐसे बच्चे चाहिए होंगे जो सोच सकते हैं, जो अमेजिंग थॉट प्रोसेस रखते हैं और अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स को. बिकॉज राइट नाउ वहाँ आपसे ऐसे लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा. वहाँ आपको डिज़ाइन करना है, वहाँ आपको कुछ नया सोचना है, इनोवेशंस के बारे में सोचना है. दैट रिक्वायर्स डीप नॉलेज. हाँ, उसी में आपकी मेंटल एबिलिटी उसी लेवल पे होना चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी उसी लेवल पे होगा. और एक फार साइटेड स्टूडेंट ही वो सिलेक्ट करना चाहते हैं. अभी जो 10th का स्टूडेंट है वो कई बार ऐसा डिसाइड कर लेता है कि हाँ, मुझे मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है और फिजिक्स अच्छी है, मैं इंजीनियरिंग करूँगा. तो क्या वो सही डिसीजन है कि मैथ अच्छा है, फिजिक्स अच्छी है तो इंजीनियरिंग में जाना है? या उसको डिसाइड करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इंजीनियरिंग में जाने लायक बच्चा है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अनटिल एंड अनलेस आप, जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ से, मुझे दिल्ली जाना है तो या तो मैं दिल्ली रोड पे ही निकलूंगा, चंडीगढ़ जाना है तो मैं चंडीगढ़ रोड पे निकलूंगा ना. फर्स्ट अ चाइल्ड, पेरेंट्स को बैठ के समझना चाहिए कि बच्चे को क्या करना है. देखिए, इंडिया में अकेला इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर सोचते हैं अब करना क्या है. सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बीकॉम करके भी यही सोचेंगे, सीए करके भी बल्कि ये सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है. पहले से सोच के अगर आप चलेंगे तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू दैट. मुझे तो लगता है क्लास 6-7 से पेरेंट्स को दे शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि बेटा आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो. एंड तब बच्चे को हेल्प करना चाहिए टू पॉलिश द स्किल्स, टू डेवलप दो स्किल्स. अगर आपको इंजीनियर बनना है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शुड बी देयर, व्हाई, क्यों बनना है आपको, आप क्या आपको फैसिनेट करता है. अब एज अ किड मुझे कार्स बहुत फैसिनेट करते थे. मुझे पता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए है. किसी बच्चे को कंप्यूटर्स बहुत अच्छा लगता है. अब कंप्यूटर्स का मतलब इंस्टाग्राम चलाना नहीं है, द लॉजिक बिहाइंड कंप्यूटर्स, द कोडिंग एंड एवरीथिंग, प्रोग्रामिंग एंड दोज थिंग्स, डिजाइन्स. तो ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर उसके लिए अच्छी फील्ड है. तो एक बार ना हमें समझना भी पड़ेगा कि होता क्या है कि इंडिया में ना भेड़चाल चलती है. अब अगर 10 बच्चे, उनको लगता है कि हमारे रिश्तेदारों के बच्चों ने इंजीनियरिंग कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, तो लगता है कि घर के सारे बच्चे भी इंजीनियरिंग करेंगे. दैट शुड नॉट बी देयर. रीड द चाइल्ड, उसको समझिए, उसकी नीड्स क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट है तो आप स्ट्रेंथ डेवलप कर लेंगे. विदाउट इंटरेस्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. क्या बच्चा को ऐसा लगता है कि मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है? बीइंग अ काउंसलर, मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं जो इंजीनियरिंग के मिड में है, 3rd ईयर में है या 2nd ईयर में है, और तब उनको ये रियलाइज होता है कि आई एम नॉट कट आउट फॉर द इंजीनियरिंग. तो वो पहले से कैसे डिसाइड करे? कोई एक ऐसी चीज़ कि भाई अगर आप बच्चे को ऐसा लग रहा है तो उससे ये क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए. देखिए, मुझे लगता है कि बेस्ट पार्ट ये है कि एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स. अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, फाइंड अ पर्सन हु हैज़ डन सिमिलर इंजीनियरिंग. 2-3 लोगों से आप बात करिए, पूछिए सिलेबस क्या होता है, कैसा होता है. बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स भी हैं जो आपको समझा देते हैं इस बात को, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं. क्योंकि देखिए, इतना तो पक्का पता है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर. और कई बार क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में कंफ्यूज भी रहता है. तो इसमें ना पेरेंट्स एंड काउंसलर्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे मैं तो, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अभी भी इंडिया में काउंसलिंग सेशंस का उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है. पेरेंट्स अभी भी उसी फूफा जी से पूछ लेते हैं जो घर में सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वही बड़े हैं, वो सारे बच्चों का करियर वही डिसाइड करते हैं.
जबकि उनको पढ़े हुए आज से 30 साल पहले हो गए। और 3 इडियट मूवी ने भी ये कॉन्सेप्ट चेंज किया, जो पसंद है वो कर लो, और पसंद आउटर इन्फ्लुएंस्ड होता है, आउटर इन्फ्लुएंस्ड होता है। हमने एग्जैक्टली। देख लिया एक इंजीनियर ले रहा है 2.5 सीआर, मैं भी इंजीनियर। हाँ, वही प्रॉब्लम है। होता क्या है कि देखिए कोई भी फील्ड है ना, दे ओनली सेल द सक्सेस स्टोरी, नोबडी इज गोइंग टू सेल द फेलियर स्टोरीज। आपको दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है कि बच्चे को, और खास करके स्कूल्स को, दे शुड हैव वेरी डिटेल्ड काउंसलिंग सेशंस, जहाँ बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो कि आखिर है क्या, इंजीनियरिंग है तो है क्या। अब मेडिकल की पढ़ाई बहुत लोग चुन तो लेते हैं, आपको पता है मेडिकल की पढ़ाई इन इंडिया वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। 80% मेडिकल स्टूडेंट्स तो कई बार डिप्रेस हो जाते हैं ना, क्योंकि मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते ना पहले, कि मुझे इतनी मेहनत करनी है आगे जाके। उनको तो ऐसा लगता है कि अरे शहर के डॉक्टर हैं, इनका इतना बड़ा हॉस्पिटल, मेरा भी इतना बड़ा हो जाएगा। बेटा ये तो देखो कितने साल लगे उनको वहाँ पहुँचने में, और आप उसके लिए बने हैं कि नहीं बने। आप 24 आवर्स ड्यूटी है वहाँ पे, कभी कभी कुछ कॉलेजेस में 72 आवर्स की ड्यूटी है। कितने लोग उसको पुल ऑफ कर लेंगे? तो मुझे तो लगता है स्कूल लेवल पे पहले तो इवैल्यूएशन, दूसरा काउंसलिंग, तीसरा पेरेंट्स को समझना। एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को अच्छे से समझते हैं, तो अगर हम नोटिस करेंगे ना कि इसकी मैक्रो क्वालिटीज़ क्या है, माइक्रो क्वालिटीज़ क्या है दोनों, और उससे अगर हम इन्फॉर्म डिसीजन लें तो चांसेस ऑफ फेलियर आर लेस। बिल्कुल, ये बात मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा हूँ। हमारे ज़माने में तो ऐसे चूज़ करते थे कि हाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो मेडिकल ले लो, मैथ पसंद है तो फिजिक्स ले लो। अब चीज़ें बदल गई हैं, पेरेंट्स ने फ्रीडम देनी भी शुरू कर दी है। अभी हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस पे काम कर रही है कि 10th तक एक स्टूडेंट को हर चीज़ का एक्सपीरियंस दे देंगे। लाइक उसको इंटीरियर डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस दे देंगे, उसी बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस दे देंगे। तो 11th में इंजीनियरिंग चूज करने से पहले 10th तक की स्कूलिंग में भी बदलाव लाना जरूर पड़ेगा। व्हाट आई फील, जो आपका आंसर भी रहा कि उसको 10 दिन लॉयर के साथ बिताने हैं, 10 दिन डॉक्टर के साथ बिताने हैं, तो उसको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा काम करने में पसंद आएगा। पढ़ना इज डिफरेंट, काम करना, पढ़ना तो उसने 5 साल है, काम करना उसने नेक्स्ट जिंदगी भर है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स और 30 इयर्स और 35 इयर्स, जब तक वो है तब काम करने में किसमें मजा आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको स्टडी, उससे उसको एम भी क्लियर होगा। और इन चीज़ों पे आप अपने इंस्टीट्यूट पे कितना ध्यान दे पाते हो? देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास तो लकीली क्या है कि जनरली ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स ही आते हैं हमारे पास। नॉन सीरियस बच्चों के केसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक पुराना नाम बना हुआ है और हमारे रेफरेंस से ही आते हैं। किसी का भाई पढ़ के गया है, किसी की बहन पढ़ के गई है, किसी के पापा डॉक्टर हैं, तो वो जान पहचान के बच्चे होते हैं, तो जनरली वैसे होते हैं। पर कई बार अगर हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा जैसे इज़ नॉट कट आउट फॉर इंजीनियरिंग एंड ऑल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट थी, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, पर उसके पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं लगता था। वो लास्ट बेंच में बैठ के कॉपी में कुछ कर रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको डांट दिया। क्लास के बाद मैंने बोला कॉपी ला के दिखाओ क्या लिखा है फिजिक्स में। फिजिक्स में उसने कुछ नहीं लिखा था, बट द डिजाइंस, द पेंटिंग्स, आर्ट, ओ माई गॉड, आई वॉज ब्लोन अवे। मैं उसके पेरेंट्स को सीधा सीधा बुला के बोल दिया कि शी इज़ मेड फॉर डिज़ाइन। पेरेंट्स पहले तो अड़ गए कि नहीं डिज़ाइन में क्या, हमारे घर में किसी ने नहीं किया, इसका भाई इंजीनियर है, भाई IIT ने हमारे बेस्ट पे पढ़ के गया था। फिर बोला कि हमारे चाचा जी भी ये हैं, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि आप इस बच्चे की कॉपी देखिए। मैंने कहा ठीक है आप इंजीनियर बनाओगे, शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट इनसाइड अ वेरी गुड कॉलेज, मैं पहले बता देता हूँ। तो उनको थोड़ा शॉकिंग लगा कि एज ए टीचर मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। मैंने कहा शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तो मैं सच बोल रहा हूँ आपको, बट शी इज़ वेरी गुड इन आर्ट। तो शी अपीयर्ड फॉर निफ्ट, पर्ल एंड ऑल, सारे एंट्रेंस के लिए एग्जाम के लिए करा, क्वालिफाइड, एंड शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल डेकोरेटर एंड डिज़ाइनर नाउ इन US। राइट, नाउ इन US। एंड मैं बता दूं आपको, वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चली जाती, उसका मन तो नहीं लगता। तो समटाइम्स पता चल जाता है, और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, बहुत प्रिसाइजली बच्चे को ऑब्जर्व करना है। जब शरारती बच्चे होते हैं आपके पास, जो पढ़ाई में मन नहीं लगा के पढ़ रहे, तो आप उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं? ऐसे तो बच्चे नहीं पढ़ते। सिंपल सा फंडा है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बच्चे ना पनिशमेंट से या डांटने से नहीं मानते। आप एक बच्चे को मारो पीटो, मेरी एक बहुत सिंपल से प्रिंसिपल है, अगर आप बच्चे को डरा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो बच्चा वो काम करना नहीं छोड़ता, बस आपके सामने नहीं करता। राइट, काम तो वो करेगा, वो नहीं छोड़ सकता। आपको बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा। अब मेरे हज़ारों पढ़ाए हुए बच्चे हैं, अभी भी वो मेरे साथ टच में, दे डोंट फॉरगेट माई बर्थडे, दे विश मी ऑन न्यू ईयर एंड एवरी ओकेजन, अपनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ मेरे साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रीज़न क्या है? बिकॉज वी हैव बॉन्डेड देम ऑन दैट लेवल। हमेशा हम ना एक मोटिवेटेड, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं, बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको लाइफ में एक पर्पस चाहिए, आपको पर्पस समझ आ गया ना, तो आप आगे कुछ भी कर लोगे।
ऐसे सेशंस आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने इंस्टीट्यूशन पे जिसमें आप ये बताओ कि हाउ टू फाइंड पर्पस, ताकि वो मोटिवेटेड रहें? हाँ, बेसिकली क्या है कि बीच बीच में हम ऐसे सेमिनार्स वगैरह खुद भी करते रहते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है हमने आपको भी इनवाइट किया था इंस्टीट्यूट में, एंड यू हैव आल्सो हेल्प्ड अस एट लॉट इन दैट। तो बेसिकली क्या है कि हम जैसे क्लास के बीच में भी अगर हमें लगता है कि क्लास का मोरल बच्चों का डाउन जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में आपने नोटिस किया होगा कि कोटा से या कहीं से भी अगर आप देखोगे हर तीसरे चौथे दिन किसी बच्चे के सुसाइड की स्टोरी आ जाती है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। अगर एक 16-17 साल का बच्चा लाइफ का होप खो दे रहा है ना, इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं हो सकती। इस उम्र के बच्चे में डिप्रेशन होना नहीं चाहिए। ये उनकी उम्र डिप्रेस होने की नहीं है, डिप्रेस करने की है। करते हैं दूसरों को कर देते हैं डिप्रेस अपनी आदतों से, वो ज़्यादा बेटर है। तो होता क्या है कि प्रेशर इतना ज़्यादा है ना बच्चों पे, और लैक ऑफ मोटिवेशन। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है कि 90% बच्चे को लगता है कि ये मेरी चॉइस तो है ही नहीं। पापा ने बोला मुझे ये करना है तो मैं कर रहा हूँ, मम्मी ने बोला मुझे ये करना है ये कर रहा हूँ। आपको उसको स्टोरी दिखानी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा डराना भी पड़ेगा। फियर इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर ओनली व्हेन इट इज अप्रोप्रिएटली यूज्ड। और मोटिवेशन, फियर, एवरीथिंग का एक बैलेंस जब बन जाता है, तो हम अगर बच्चे को ये समझा देते हैं ना कि इसका पर्पस क्या है एंड हाउ दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप किसी भी बच्चे से जाके पूछो कि बेटा तुम्हारी ड्रीम कार क्या है, अगर कोई फरारी और लैम्बोर्गिनी से नीचे, बुगाती से नीचे बात करे तो आप बताना, कोई भी नहीं। बट इफ यू आस्क देम व्हाट्स द प्लान, कैसे आएगा, तो वो भगवान भरोसे चल रहा है। कुछ का तो माँ बाप के भरोसे चल रहा है कि मम्मी पापा को मोटिवेट कर रहे हैं, वो मेहनत करेंगे, मैं खरीद लूंगा, या केले एक आध के लिए जमीन बेच देंगे, ले आएंगे डिफेंडर। दैट्स नॉट द प्लान, दैट्स नॉट द प्लान, इट शुड नेवर बी द प्लान। तो बेसिकली वही है कि बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हैं। अब जैसे ज़्यादातर इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट प्रेशर सिस्टम बनाए हुए हैं। दैट्स वाई अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो रहे हैं। आपको मोटिवेशन से बेस्ड सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, ओनली देन दे विल सक्सीड। दे आर पावर हाउसेस, बट इफ यू ड्रेन देयर पावर, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोसीड, पॉसिबल नहीं है। मैं मोटिवेशन वर्ड को यहाँ पे मैं इंस्पायर से चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन तो बच्चे वीडियोस आजकल इंस्टाग्राम रील्स को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। जो आप कर रहे हैं वो उनकी अंदर से, यू आर इग्नाइटिंग दैट इग्नाइटिंग द लैम्प इनसाइड देम, इग्नाइटिंग दैट पावर इनसाइड देम की काम करना है, वो पर्पस दिखाना। जब एक स्टूडेंट नीट में फेल हो गया या जेई में फेल हो गया, आपने बात की ड्रॉपर्स वाले बच्चे आते हैं, तो सेकंड टाइम क्या वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं? बहुत बार। अभी जैसे मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जांपल बताऊंगा, जस्ट 2 साल पहले की बात है। उसका टोटल स्कोर 350 था तीनों सब्जेक्ट मिला के। 1 साल मेहनत करी, बहुत अच्छे से मेहनत करी, एंड नेक्स्ट ईयर हर स्कोर वाज 670 एंड शी गॉट इन द कॉलेज। स्टूडेंट थी मेरी, उसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। उसके 5 मार्क्स थे, 3 साल चंडीगढ़ पढ़ के आई थी, 5 मार्क्स थे फिजिक्स में। हमारे पास पढ़ के आई 165 1 साल के अंदर। लेकिन दिस डजंट हैपन विद एवरीबडी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ सर। आप रोड पे जा रहे थे, अंधेरा था, खड्डा आया, आप गिर गए, आपकी गलती नहीं है। अगले दिन भी उसी खड्डे में गिर रहे हैं तो आपकी गलती तो है ना। तो वही होता है, ड्रॉप करने के लिए जब कोई बच्चा आता है, हम पहले लेक्चर में ये बात मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आज घर जाओ, राइट डाउन योर मिस्टेक्स, क्यों आज मैं यहाँ हूँ, क्या गलतियाँ करी थी, उन गलतियों को मार्क आउट करो। और अगर उनसे कोई भी गलती दोबारा करने वाले हो, कल से क्लास में मत आओ, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड, हमारा सक्सेस रेट भी नीचे जाएगा, मत आओ। और इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क ऑन एवरी प्रॉब्लम, मैंने कहा तुम लकी हो, तुमने एग्जाम का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा है, वहाँ का प्रेशर क्या होता है, यू कैन नॉट क्रिएट इट इन एनी इंस्टीट्यूट, आप कहीं भी नहीं कर सकते। आप उस चीज़ को देख के आए हो, आप सीख के आए हो। अब अगर आपने उसको लड़ लिया, उसको समझ लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, नेक्स्ट टाइम आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। कितना % रेशो है जो ड्रॉप करने के बाद सक्सीड होता है? देखिए ऑल ओवर इंडिया की तो मैं बात नहीं करूँगा, बट विथ अस वी कैन प्राउडली से दैट कि मोर देन 60-65% बच्चे ड्रॉप ईयर में हमारे साथ सक्सीड करते ही करते हैं। ये तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा रेशो है, ऑल ओवर इंडिया का दैट रेशो कम्स बिलो 5%। एग्जैक्टली। तो मैं जनरली ड्रॉप करने की एडवाइस बच्चों को नहीं देता व्हेन दे कम टू मी। और ये स्ट्रेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? और जनरली आजकल पीपल आर अफ्रेड ऑफ सेंडिंग देयर किड्स टू कोटा। बहुत सारे पेरेंट्स तो ये डरते हैं कि तू इंजीनियरिंग ना कर, तू मेडिकल ना कर। उनको ये डर लगता है कि इसमें जाएगा तो सुसाइड करेगा ही करेगा। एक्चुअली क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए ऐसे तो रोड पे चलते हुए भी लोगों का एक्सीडेंट होते हैं, रोड पे चलना हम नहीं छोड़ सकते ना। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बी कॉशियस। आपको बच्चे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, बच्चा अकेला फील ना करे। मैं तो अभी भी इस बात के लिए सपोर्ट में नहीं हूँ कि बच्चे को 10th 11th के बच्चे को घर से बाहर जाके क्यों तैयारी करनी है।
आज की डेट में आप किसी भी सिटी में आना, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में आपको अच्छी फैकल्टीज़ मिल जाएंगी, ऐसी फैकल्टीज़ मिल जाएंगी दोज आर गिविंग बेटर रिजल्ट्स। होता क्या है, कई बार लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, मेरा दोस्त जा रहा है, सारे लोग जा रहे हैं, या सोसाइटी के बाकी बच्चे जा रहे हैं तो हमारा बच्चा नहीं जाएगा, तो ये थोड़ी सी ना ऐसा नहीं लगता है स्टेटस। अरे बच्चा है आपका, स्टेटस सिंबल नहीं है वो। स्टेटस सिंबल बढ़ाना है, गाड़ी खरीद लो ना। बच्चे को क्यों भेज रहे हो किसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब घर के अंदर बच्चा जब घर के अंदर रहता है, माँ को दिख रहा है ना उसके चेहरे पे सैडनेस है, यहाँ से कैसे देखेंगे आप, कैसे देखेंगे? बच्चे का संगत क्या, वो क्लास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ गया, घर में तो पता लग जाता है। या तो 20 लोग तो आस पड़ोस में ही बता देंगे कि आपके बेटे को वहाँ घूमता हुआ देखा था। कोटा में, दिल्ली में कौन बताने जाएगा? मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि क्लास 12 तक के बच्चों को घर से दूर नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, क्लास 10 तक एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहता है। अचानक से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आप उसको अचानक से एक जंगल में छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, खास करके कोटा, दिल्ली, इन सारे इंस्टीट्यूट्स में ये प्रॉब्लम है ना, टॉपर्स के लिए सब है, एवरेज बच्चे को तो अपनी हालत पे छोड़ देते हैं। पुअर बच्चे की तो बात ही ना करो जी, वो तो बस फीस लेने का जरिया है। और वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा है क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। किस एज में या किस क्लास में बच्चा को एक फाउंडेशन तैयार कर लेनी चाहिए? देखिए आजकल एक बहुत बुरा ट्रेंड चल रहा है, फोमो जिसको कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे ना क्लास 6 से ही, 5 से ही बच्चे को IIT मेडिकल की तैयारी के लिए भेज देते हैं। नहीं, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप क्लास 6-7 से बच्चे का इंटरेस्ट जगाना शुरू कीजिए। उसके बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो पढ़ ले, थोड़ा सा अच्छा कर ले, सिटिंग हैबिट उसकी बन जाए, लिखने की आदत, समझने की आदत आ जाए। मुझे लगता है 9-10 से पहले, इनफैक्ट 9-10 के ज़्यादातर बच्चे जो हमारे क्वालिफाई होते हैं 11th में उन्होंने तैयारी शुरू करी होती है, 2 साल सफिशिएंट है। 4 साल 5 साल में क्या होता है, बच्चा बर्नआउट हो जाता है, वो ना फिर रटने लग जाता है चीज़ों को, उसको समझ नहीं आ रही होती। तो अगर आप किसी बच्चे को उसके लेवल से ऊपर की चीज़ भी ज़बरदस्ती ठूसेंगे, वो भी ओवरफ्लो करेगा, और सफिशिएंट नहीं दे रहे हैं तो वो फेल करेगा ही करेगा। तो मुझे लगता है 9, 10, 11, 12 आर द फॉर्मेटिव ईयर्स। बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, उसको समझ आता है, लेकिन उस समय भी उसको डरा मत दीजिए। अब मैं खुल के आपके सामने बोलूँगा, और कोई भी अगर इस बात को चैलेंज करना चाहे तो कर ले। 99% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो जूनियर प्रोग्राम्स चलाते हैं क्लास 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, क्या वो लिस्ट निकाल के देंगे कि मेरे बच्चे को 7 साल पढ़ाया, कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ? वो पता है क्या, वो लॉन्ग टर्म कस्टमर तैयार करते हैं। उनका एक मकसद है, उसकी लिस्ट, हाँ, जो बच्चा 5th-6 से तैयार कर रहा है उनका सक्सेस रेशियो इज लेस देन 2%। जो बच्चा सिर्फ 11th-12th के अंदर मेहनत करता है उनका रेशियो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। अब यही बात लोग समझ नहीं रहे ना। क्लास अब ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत सिंपल है, बच्चा क्लास 5 में आ गया तो उसको किसी तरह से रोक के 12 तक रखना है। वो उतनी चीज़ 7 साल में पढ़ा रहे हैं, पैसे आपसे 6 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। वाई? बच्चे को स्ट्रेस आउट भी कर रहे हैं, स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। बच्चे के पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, पर्सनल टाइम नहीं है, स्कूल का होमवर्क उसका मिस हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं। अगर तैयारी करें तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये जो पेरेंट्स और व्यूअर्स इसको देख रहे हैं ना, रिमेंबर इट, अपने बच्चे को 5th क्लास या 6th क्लास से IIT, JEE, PMT, नीट की तैयारी मत करवाओ। 11th-12th इज मोर देन सफिशिएंट। अगर कोई इंस्टीट्यूट कहता है, कोई टीचर मेंटोर कहता है, तो प्लीज़ आप डेटा चेक करो। उस डेटा में ये आएगा, अगर 100 बच्चों का IIT में एडमिशन हुआ है, उस 100 में से हार्डली एक बच्चा ऐसा होगा जो 6th क्लास से प्रिपरेशन कर रहा है, बाकी बच्चे नहीं निकलेंगे। तो और वो जो एक बच्चा होता है ना, वो हमें अपने आप पता होता है कि ये बच्चे अगर ये 5th में ना करता तो भी निकल जाता। तो डोंट बर्न देयर एनर्जी। मैं इसको, हम वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं और आई विल आस्क सम रैपिड क्वेश्चन। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑलवेज। ऑनलाइन कैन बी अ सपोर्ट मीडियम, वेरी गुड सपोर्ट मीडियम, अगर आप उसको सही और रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं। ड्रॉप और नॉट टू ड्रॉप? नॉट टू ड्रॉप इज ऑलवेज बेटर, लेकिन अगर आपको 1 साल लग जाते हैं अपनी जिंदगी इंप्रूव करने के लिए, डोंट फियर इट, प्रिपेयर रिग्रेसली। 11th-12th के बच्चे के पास फ़ोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए आज की डेट में बिना फ़ोन के तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर रेस्पॉन्सिबल यूज़ है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग की जाए और उसको सही यूज़ सिखाया जाए तो ठीक है। बिना फ़ोन के अगर आप देखिए, आप घर पे फ़ोन नहीं देंगे, वो दोस्त में कोचिंग में जाके अपने दोस्त का चला लेगा। यू कैन नॉट स्टॉप देम, यू कैन टीच देम रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन ट्राई, और वो करना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल, रिस्ट्रेंट तो दिखाना पड़ेगा। 5th क्लास से बताना पड़ेगा बिल्कुल, फ़ोन को कैसे यूज़ करना है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अगर हम 5th to 10th तक उनको फ़ोन दे देते हैं और 11th में कहते हैं कम यूज़ करो, नहीं, एडिक्शन है, एडिक्शन है, सबको एडिक्शन हो गई है। और एल्गोरिदम तो ऐसे राक्षस की तरह लोगों को खा रहा है, पूछ मत सको। बीमारी है ये, लोग समझ नहीं रहे। लोगों को फ़ोन अगर दूर रख दो, लोगों के हाथ कांपने लगते हैं कि फ़ोन कहाँ गया मेरा,
सेपरेशन एंजाइटी विद फोन है। अभी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल सेंटर शुरू हुए हैं जो फोन से बच्चे को दूर रखने के लिए एग्जैक्टली वो एक जोक था ना सर कि थोड़े दिनों बाद आप क्या था बस स्टैंड पे पढ़ेंगे फोन की आदत छुड़वाने के लिए मिले बस स्टैंड के पीछे। बिल्कुल सही है। वैद जी से हम रैपिड राउंड पे अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग। सी जितना प्रेशर बच्चे के पास होता है पढ़ाई का तो नॉन अटेंडिंग तो होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूलिंग के साथ साथ इसको बैलेंस कर सकता है तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। हाँ, बट नॉन अटेंडिंग में बच्चे के पास टाइम ज़्यादा होता है और वो अपना टाइम को बर्न ज़्यादा करता है। हाँ एग्जैक्टली वहाँ अगर मॉनिटरिंग नहीं है ना तो वो फिर नुकसान भी करता है। मतलब विद मॉनिटरिंग नॉन अटेंडिंग एंड मॉनिटरिंग नहीं है देन अटेंडिंग स्कूल के साथ। यस राइट। यू हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 23 इयर्स, तो इसमें आपने पेरेंट्स और बच्चों का बिहेवियर या बच्चों का नेचर चेंज होता देखा है। जब आपने शुरू किया था उस समय बच्चे कैसे होते थे, फिर 10 साल के बाद कैसे हुए, और आज का बच्चा और उनके पेरेंट्स कैसे हैं? आई वॉज एक्चुअली होपिंग कि आप ये सवाल पूछें। द शिफ्ट इज माइंड ब्लोइंग। आजकल 90% बच्चे ना वरीड ही नहीं है, चिंता ही नहीं उनको। सोशल मीडिया ने एक तरह से उनको भरोसा दिला दिया कि यार कुछ भी करके सक्सेसफुल तो हो जाएंगे। वो देख भी रहे हैं ऐसे एग्जांपल्स को, देख रहे हैं कि यार ये तो बस रील बना के सक्सेसफुल हो गया, ये गेम खेल के हो गया, ये सब कुछ हो गया। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। बच्चे नॉन सीरियसनेस इतनी आई पड़ी है, बच्चों में एडिक्शंस हैं, सोशल मीडिया की एडिक्शन है, और मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वाई यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर फ्यूचर। हमें तो क्लास 10th में इनफैक्ट आते ही डर लगना शुरू हो गया था। आप क्या था, घर वाले कैसे डराते थे, 10th आ गया, और हमें डर लगता भी था। एंड इंडिया में बच्चा जब तक डरता नहीं है पढ़ता नहीं है। 90% केसेस तो यही है। तो अब क्या है कि देखिए, और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि जो सीरियस बच्चा है ना वो बहुत सीरियस है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो स्टार्टअप्स ओन कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, करोड़ों में उसकी सैलरी जा रही है। और जो नहीं पढ़ रहा, जिसने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ रखा है ना, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब इतनी ज्यादा बेरोजगारी रेट क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन। जो जॉब उनको मिल रही है वो करना नहीं चाहते, और जो जॉब वो करना चाहते हैं वो उसके लायक नहीं है। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, और अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ पैंडमिक से भी बड़ा अगर कुछ होता है वो होगा इस बार ह्यूमन रिसोर्सेज में। हमारे पास लोग ही नहीं होंगे कुछ करने के लिए, एंड द सिस्टम माइट कोलैप्स। तो वी हैव टू एड्रेस दिस। सीरियसनेस तो बहुत नीचे गई हुई है जिसके पीछे, और बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। पुराने ज़माने में बच्चे सीरियस थे, और एक तो मुझे लगता है कि जो रेस्पेक्ट, हालांकि हमें तो हमेशा ऐसे बच्चे मिले हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, पर मुझे ये भी लगता है कि जो बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स भी है ना वो थोड़ा सा कैजुअल हो गया है पहले से। मे बी इट्स अ गुड थिंग, मे बी इट्स अ बैड थिंग, वो अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है, बट देयर इज अ चेंज आ गई है, मैं टीचर को पैसे दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 20 इयर्स। तो 20 साल पहले जो बच्चे आते थे वो टीचर को गुरु मानते थे, पाँव छूते थे। अब वो कल्चर शायद बच्चों में हाँ, वो कल्चर खत्म हो गया है, और कंज्यूमरिज्म हर जगह इतनी घुस गई है कि फिर इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए रेस्पेक्ट होना वो एसेंशियल है। वो आपके पर्सोना को निखारता है और आपको आगे भी ये मदद करता है। ग्रेटफुलनेस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, लाइफ में होनी चाहिए। वी शुड हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एग्जैक्टली। हर चीज़ के लिए, और इसके लिए पेरेंट्स कितना रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो सिंगल चाइल्ड हैं या 2 बच्चे हैं, और स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स का क्या है कि मुझे बच्चे को डांटना नहीं है, मुझे बच्चे को ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। ना नहीं सुन रहा ना बच्चा, और जो बच्चा लाइफ में ना नहीं सुनेगा ना, ट्रस्ट में उसको प्रॉब्लम होगी। अगर वो सक्सेसफुल हो भी गया तो वो इमोशनल लेवल पे जिस दिन उसको ना सुनाई देगा वो मेल्टडाउन हो जाएगा। आप बच्चे से फ्रेंडली हैं, समझिए, आप बच्चे से फ्रेंडली रहिए, फ्रेंड मत बन जाइए ना। यू हैव टू गाइड देम, एंड यू कैन नॉट गाइड बाय ऑलवेज लविंग देम। दे शुड अंडरस्टैंड कि सारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस हटा लेंगे, अरे बेटा तू फेल हो गया कोई बात नहीं। मैंने कुछ पेरेंट्स को कहते हुए सुना कि कोई बात नहीं बेटा, इतना कमा रखा हमने कि तुझे पढ़ने की जरूरत क्या है। क्यों पढ़ेगा वो? ऐसा तो फिर अंबानी अंडानी के बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात समझनी, सबसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। एग्जैक्टली। मुकेश अंबानी के दोनों बेटे वेल एजुकेटेड। आपको एम्पायर अगर मिल भी रहा है, आपको संभालने के लिए काबिलियत चाहिए, वरना आप डुबो देंगे। आई हैव सीन पीपल, लिटरली सीन पीपल, 3 जनरेशन से मल्टी मिलियनेयर, और अगली जनरेशन ने सब कुछ डुबा दिया। एंड दे टुक लेस देन 4 years टू डिस्ट्रॉय कंपनीज विच वेर बिल्ट ओवर 140 years। 140 साल की कंपनी 4-5 साल में गायब हो गई। तो आप पे काबिलियत नहीं है तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहले तो आप पेरेंट्स को देखिए, आप बच्चे से प्यार कीजिए,
उसकी गलतियों को अनदेखा मत कीजिए, चाहे समझाइए, चाहे उसको हल्का फुल्का आप उसको रिस्ट्रेंट डालिए। उनको बच्चों को समझना पड़ेगा कि ये लिमिट है, आई कैन नॉट क्रॉस देम, जिसको कहते हैं ना आंखों का डर, वो तो होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग और इंडिविजुअल कोचिंग, मतलब ये कॉर्पोरेट कोचिंग, ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग आई वुड नेम इट कॉर्पोरेट कोचिंग। हाँ कॉर्पोरेट हो गई, अब कॉर्पोरेट हो गई है पूरी तरह से। कॉर्पोरेट कोचिंग भी एग्जैक्टली। और इंडिविजुअल कोचिंग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ सर। एक बात बताओ, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और मैं पैसे आपसे पूरे ले लेता हूँ, पर मैं आपको इन्फीरियर खाना दे देता हूँ, और आप कहते हैं कि क्यों जी, और कोई दूसरा बंदा आता है उसको मैं आपसे बेटर खाना देता हूँ, उससे पैसे भी नहीं लेता, आप लड़ाई करेंगे मुझसे? नहीं करेंगे। बिल्कुल। पेरेंट्स क्यों नहीं कर रहे? 90% इंस्टीट्यूट्स जिन बच्चों का रिजल्ट दिखा रहे हैं, क्या वो प्रूव कर सकते हैं इन बच्चों से फीस ली है? ये क्या कर रहे हैं? ये फिश आउट कर रहे हैं। स्कॉलरशिप के नाम के, टेस्ट के नाम पे अच्छे से अच्छे बच्चे को लेके आ रहे हैं, चाहे उसको फ्री में पढ़ाना पड़े। उसी एक बैच को बेस्ट द बेस्ट टीचर्स दे रहे हैं, उसी बैच से रिजल्ट आ रहा है। आपके बाकी 30 बैचेस से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? मतलब दे गिव द बेस्ट टीचर, जो टीचर एनर्जी डाल रहा है, इनोवेट कर रहा है चीजों को, वो एक ही बैच के पास है। बाकी जो 20 30 40 बैच कुछ नहीं, एवरेज, बिलो एवरेज टीचर्स, नॉलेज भी ज्यादा नहीं है। और मैं ये ओपनली आपके साथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एनीबडी अगर, और किसी इंस्टीट्यूट को अगर ये चैलेंज करना है, तो मैं कहता हूँ आपकी सैलरी स्लिप होती है, आप तो वाइट में पैसे देते हो सारे, सैलरी स्लिप होती है ना, आप दिखा दो कि आपके सारे बैच के टीचर्स को सेम सैलरी मिलती है, मैं कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। यू विल सी द डिफरेंस। टॉप बैच के टीचर्स की सैलरी करोड़ों में, तो दूसरे को सिर्फ हजारों में मिल रहा है। हाउ कैन यू मेंटेन द क्वालिटी? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, ये इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, जो सबसे बुरी बात है, ये प्रेशर सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये ना 100 बच्चों को, जिसको हम फनल कहते हैं सर, 100 बच्चों को डाला हाई प्रेशर सिस्टम में, उसको डाल दिया कि तेरा टेस्ट होगा, तेरा इतने टेस्ट होंगे, तेरा ये होगा वो होगा, नहीं करोगे तो बैच में पनिश भी करते हैं। व्हाट दे डू इज कि अगर आप बैच ए में चले गए, विच इज द बेस्ट बैच, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आप बैच ए में हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस नीचे गई, आपको बैच डिमोट कर देते हैं, आपको नीचे के बैच में भेज देते हैं। दैट्स हाउ किड्स गेट डिप्रेशन। एग्जैक्टली। और उस सिस्टम में 1000 बच्चे डाले, 1000 में से फनल होते होते इस प्रेशर को झेलने वाले लास्ट में 10 बच्चे बचते हैं। जो 10 बच्चे बचते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। सिर्फ उसी 10 बच्चे के रिजल्ट को पब्लिश करके बाकी उसे लाखों ले रहे हैं। तो मतलब जिसको पढ़ा रहे हो बेस्ट, जिसको बेस्ट टीचर दे रहे हो, उससे तो पैसे नहीं लिए, और किसी एक बच्चे से बाकी पूरे पैसे ले लिए उसी का रिजल्ट दिखा के कि ये देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। पेरेंट्स तब तक एडमिशन नहीं लेना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके जब तक वो कंफर्म ना कर दे कि बच्चे को बैच कौन सा मिल रहा है। जाके हक से मांगो ना कि मेरा बच्चा अगर वीक है तो उसको बेटर टीचर मिलना चाहिए ना, या उसको और खराब टीचर दे दोगे? उसको बेटर टीचर और डाउट क्लासेस, एग्जैक्टली, सब कुछ ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली। कभी नहीं बताते ये पहले कि कौन से बैच में बच्चा जा रहा है। एटलीस्ट इंडिविजुअल कोचिंग में हम आपको ट्रायल क्लासेस तो देते हैं कि पढ़ लो। और हिसार के अंदर मैं प्राउडली कह सकता हूँ, जो इंडिविजुअल कोचिंग का लेवल ऑफ टीचिंग है ना, इट इज एज कंपेयर टू एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया के टॉप बैचेस के बराबर। यू विल गेट अमेजिंग टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे। आप बच्चों के मार्क्स तो देखो, हिसार ऑल इंडिया में टॉप 10 जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग सिटी में से आता है। इट्स प्रूवन, अखबार में छपा था, मेरे पास कहीं क्लिप होगी, मैं आपको भेज भी दूंगा। तो बेसिकली क्या है, हिसार हैज़ अमेजिंग टीचर्स, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं। और तभी आप ये देखो ना कि इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े आने के, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट आने के बावजूद हिसार की इंडिविजुअल मार्केट इज फ्लरिशिंग। अभी भी हम एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी हम रेलेवेंट हैं, और अभी भी हम सिटी के सबसे बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंडिविजुअल टीचर्स, एंड definitely we are going to work harder than this, we promise you that. Parents, this is a point for you. अगर आप स्कॉलरशिप के चक्कर में पढ़ रहे हो, अपने बच्चे को कॉर्पोरेट कोचिंग में लेके जा रहे हो, what you are doing with a child, आप उसको एक रूटन फूड दे रहे हो। मतलब आपके बच्चे को तो हो सकता है कि टीचर वो मिले जिसने अभी भी पढ़ाना शुरू किया, जो इनोवेटिव नहीं है, जो शायद उस लेवल तक पढ़ाए भी ना। So this is the point, individual coaching. You should definitely consult with the individual coaching. Mock test, फिर individual coaching वाले उस लेवल का mock test कैसे लेते हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने हिसार में सारे, हमारा एक कोचिंग एसोसिएशन भी है, हम लोगों ने इस साल से कंबाइंड टेस्ट लेना शुरू किया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के पास यही कहने के लिए होता था कि हमारे पास ना ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टैंडर्डाइज नहीं होती। ये जानबूझ के क्या करते हैं कि टेस्ट को ऐसा बनाते हैं कि उसमें से कई बार ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो इररिलेवेंट है, ताकि बाहर के बच्चे को लगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। उसमें भी एजेंडा है ना उनका, दे आर नॉट गिविंग दैट टेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वो क्यों करते हैं इंस्टीट्यूट्स?
अगर वो ऐसा ना करे ना तो उनके 50% रिजल्ट तो वहीं गिर जाएंगे। जब कि कोई इंस्टीट्यूट रिजल्ट छापता है ना तो आप देखो डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम का नाम डालते हैं, वो भी DLP डाल देते हैं। अब DLP क्या है वो एक कॉमन मैन क्या जानेगा। अब बच्चा तो पढ़ा है कहीं और, आपके सिर्फ उसने 4 टेस्ट दिए, 4 टेस्ट के बेसिस या चलिए 10 दे दिए, 10 टेस्ट के बेसिस पे आपने उसका रिजल्ट छाप के क्लेम कर लिया। तो टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट्स की भी कोई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, एक आधा की मैं बात नहीं करता, पर अगर आप अपने कोचिंग में भी ढंग का रिजल्ट्स में देख रहे हैं, देखिए स्टैंडर्ड तो सेट है ना, कट ऑफ तो उतना ही जाना है, आप उसके हिसाब से देख लीजिए। और अभी हमने कहा ना, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने क्या किया, इंडिविजुअल कोचिंग में हमने कॉमन टेस्ट लेना शुरू किया है एंड इट इज़ डूइंग गुड, क्वाइट गुड, बच्चों को फायदा हो रहा है। इंडिविजुअल कोचिंग में कितना बच्चा होगा अगर मैं सभी इंस्टीट्यूशन का बच्चा मिला दूं? मोर देन 2000। मोर देन 2000 मतलब कॉर्पोरेट कोचिंग के आसपास या उससे ज़्यादा भी मैं कह सकता हूँ। हाँ, वी आर गिविंग देम गुड कंपटीशन ओवर देयर। और सबसे बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट कोचिंग्स में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्टेबिलिटी भी तो नहीं है ना। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपने शायद थोड़े दिन पहले सुना होगा कि एक इंस्टीट्यूट के सारे टीचर रातों रात दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए थे। अब चैप्टर स्टार्ट करता है कोई एक टीचर, मिडिल में कोई और जाता है, खत्म कोई और कर रहे हैं, देयर इज नो कंटिन्यूटी। आज यहाँ है परसों वहाँ चले जाएंगे, बच्चा क्या करेगा। और ये तो प्रॉब्लम ये है ना कि इंस्टीट्यूट्स में एक चीज़ और प्रॉब्लम होती है कि वहाँ टीचर्स की ना फिक्स टाइमिंग होती है कि आपको इतने ही समय में ये चैप्टर खत्म करना है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते। हमें अगर लग रहा है कि बैच को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पढ़ाने की ज़रूरत है, तो वी डू, क्योंकि हमारे लिए तो 1-2 बैच 4 बैच ही है, वहाँ 400 बैच है, कैसे कंपेयर करेंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि इंस्टीट्यूट्स एक समय पे जब से देखिए, और ये इविल तब आया है जब कॉर्पोरेट का पैसा आया है। कंपनीज ने 8-8 हज़ार करोड़ लगाए हैं, वो आपके बच्चे की भलाई तो नहीं चाहते। वो सस्ता टीचर लाएंगे, क्वालिटी कट करेंगे, फीस बढ़ाएंगे, अपना प्रॉफिट देखेंगे। उनको अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए तो नहीं बना रहे। फंडिंग, व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन गिव्स फंडिंग, इसका मतलब दे नीड डेफिनेटली। देखिए, जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टीचर्स चला रहे थे, इवन कोटा में भी क्वालिटी थी, हम उनको देखते थे, इंस्पायर होते थे हम भी कि हाँ इतना अच्छा करा। अब कॉर्पोरेट्स करा रहे, पता है वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं इस टीचर की सैलरी इतनी करोड़ क्यों है, वो कहते हैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, एक्सेल शीट लेके बैठते हैं एप्पल के लैपटॉप पे फर्स्ट क्लास वो एकदम, फिर कहते हैं कि अच्छा अगर हम इसको हटा देते हैं, इसके बदले हम ये ले आते हैं, तो हमारा कितना % बच्चा जाएगा या क्या होगा। वो रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं, वो देखते हैं 10% बच्चा जाएगा, ठीक है 5-6 बच्चे चले गए कोई बात नहीं, हम रिजल्ट इधर उधर से मैनेज कर लेंगे। फाइनेंशियल नंबर ऑब्वियसली उनके लिए, एग्जैक्टली उनके लिए क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे दे शुड मेक प्रॉफिट। और आज की डेट में सारे बड़े इंस्टीट्यूट आर रन बाय कॉर्पोरेट्स, और उनको कोई मतलब नहीं है। उनमें से ज़्यादातर लोग तो इंडिया में भी नहीं होते, वो US में बैठे हैं, उन्होंने पैसा लगाया, नुकसान तो नहीं होने देंगे वो अपना। आपके बच्चे का चाहे नुकसान हो जाए, टीचर्स चाहे चले जाए। क्यों आकाश ने ऐसा नहीं किया, आप बताओ आकाश, आप बिफोर द सेल टू बायजूस क्या ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अपने अच्छे टीचर्स को नहीं निकाला था? बिल्कुल। सर्च इट, क्यों निकाल दिया भाई? जो ही टीचर आपके पास 17 साल से काम कर रहा था, सिर्फ सैलरी उसकी ज़्यादा थी, आपने हटा दिया उसको। अब बच्चे जो बीच में पढ़ रहे थे उनका क्या, और वो बीच सेशन में हटाया ना, एंड में भी नहीं हटाया। तो दे आर डूइंग दिस, एवरीबडी इज डूइंग दिस, एंड दिस इज द ट्रेजेडी, दिस इज द ट्रेजेडी, जिसकी वजह से कई बार लोगों के बहुत हार्ड अर्न मनी खर्च हो जाती है। देखो सर, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए 2 लाख रुपए फीस 2 साल की ना वैल्यू रखती है। अब उसके लिए आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, क्या फायदा हुआ? वो सिर्फ 2 साल नहीं है ना, दैट 2 years डिसाइड नेक्स्ट 40 year ऑफ अ चाइल्ड, पूरी बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है कई बार। तो दिस इज नॉट गुड। वन लाइनर एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स passing out the 10th this year. I would like to say only one thing: take control of your life. Do not get influenced by the external media. Find yourself. ये 2 साल हैं बेटा, बहुत सिंपल सा डील है। 2 साल आपको इन्वेस्ट करना है, अगले 60 साल आपकी लाइफ के बनने वाले हैं इसी 2 साल के बेसिस पे। 2 साल मेहनत कर ली, 80 साल भी मेहनत करनी पड़ सकती है, 60 साल भी मेहनत करनी पड़ सकती है। उस मेहनत की कीमत बहुत अच्छी होती है ना। क्या फ़ायदा है अभी आप 2 साल मज़े करोगे, फिर गुड़गांव के किसी छोटे से ऑफिस में रोज़ गालियाँ खाओगे 30,000 रुपये की सैलरी के लिए, वो फ़ायदा थोड़ी ना है। मतलब तो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। ये 2 साल अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, ऐश करो, बाकी 40-45 साल स्क्रैच योर एस। अदरवाइज दीज 2 years पुट योर 100% एंड बाकी वाली जिंदगी फिर आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। एंड ये आप फैक्ट चेक कर सकते हो। किसी की भी सक्सेस आज मत देखो वो कैसा है, ये देखो कि उसने उसके पीछे कितने साल लगाए हैं, राइट। सो
अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप चाहते हो कि अभिषेक सर आपको आंसर करें, तब डेफिनेटली आप जिस भी सोशल मीडिया पे इसको देख रहे हो, क्वेश्चन पूछो एंड ही विल बी रीचिंग यू आउट. आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आई विल हेल्प यू टू गेट द आंसर. It was wonderful session, Abhishek sir, with you. And I believe now if students preparing for IIT JEE have understood a lot कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है. अब पेरेंट्स को भी पता लग गया कि कैसे हमने अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है. आगे भी ऐसे गेस्ट इस शो पे आते रहेंगे which would be helping you out to decide the career and plan the career. Thank you so much for watching this entire interview and the podcast. Thank you.